तारीख 3 जुलाई 2025 कर्नाटक में धर्मस्थला का एक पूर्व सफाई कर्मचारी पुलिस कंप्लेंट लिखवाता है। दावा करता है कि साल 1995 से साल 2014 तक उसे जबरदस्ती शवों को दफनाया गया। सबूत के तौर पर कंकाल अवशेषों की तस्वीर भी दिखाता है। शिकायत में लिखा, कई महिलाओं के शव बिना कपड़ों या फिर सिर्फ अंडरवेयर में थे। कुछ पर यौन हिंसा के स्पष्ट निशान थे। 100 से ज्यादा महिलाओं और छात्राओं के शव थे। उनका रेप किया गया था, उनकी हत्या की गई और फिर उन्हें दफना दिया गया। तारीख 11 जुलाई 2025 शिकायतकर्ता बेलथांगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आता है। सिर से पांव तक पूरा ढका हुआ, आंखों पर भी ट्रांसपेरेंट पट्टी के साथ, हाथों में एक बोरी। दावा है कि उसमें इंसानी खोपड़ी थी। कहा कि जिन लाशों को उससे दफनाया गया था उन्हीं में से एक की खोपड़ी थी, जिसे वो सबूत के तौर पर लेकर आया था। इंडिया टुडे से जुड़े सगाईराज ने शिकायतकर्ता से बात की है। उसने कई सारे दावे किए हैं। उसने पहचान छुपाते हुए बताया, शवों को दफनाने के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। दफन संबंधित सारे निर्देश सीधे मंदिर के सूचना केंद्र से आते थे। दफनाने के लिए 5 से 6 कर्मचारियों को रखा गया था। शव किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि जंगल में दफनाए गए थे। स्थानीय लोगों ने यह सब होते हुए देखा, लेकिन कभी हस्तक्षेप नहीं किया। शवों को आधिकारिक रिकॉर्ड के बिना कई सालों तक दफन किया गया। कुछ शव सड़कों पर भी दफनाए गए थे, जिन्हें बाद में सड़क निर्माण कार्य के दौरान ढक दिया गया। उसने कहा कि मृत महिलाओं की उम्र 13, 15, 35 और 40 साल के बीच की रही होगी। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि उसने अकेले खुद लगभग 70 शव दफनाए थे। उसका कहना है कि यह काम उस पर दबाव बनाकर करवाया गया था। कहा कि वो 20 सालों से अपराध बोध के साथ जी रहा है और अब वो चाहता है कि उन शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाए। बात कर रहे पत्रकार सगाईराज ने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ था? जवाब आया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो देखा उससे हमें ऐसे संकेत मिले जो यौन उत्पीड़न की ओर इशारा करते थे। अब संक्षेप में पूरा मामला समझते हैं। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक शिकायतकर्ता साल 1995 से साल 2014 तक धर्मस्थला क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। इस दौरान उसे कई क्रूर हत्याओं के बाद शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। साल 1998 में जब उसने शवों को दफनाने से इनकार कर दिया और मामले की सूचना पुलिस को देने जा रहा था, तब उससे सुपरवाइजर ने उसके साथ मारपीट की और उसे मारने की धमकी भी दी थी। साल 2014 में उसके परिवार की एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। इसके बाद पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। वो पड़ोसी राज्य में जाकर रहने लगा। इस सब के पीछे कुछ शक्तिशाली लोग शामिल हैं। अगर उसे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए तो वो उन लोगों की पहचान उजागर कर पाएगा। हम फिर से कह रहे हैं कि ये पुलिस से की गई शिकायत से उपजी जानकारियां हैं। मामले की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी कर रही है और एसआईटी का गठन कैसे हुआ, अब वो जानते हैं। दरअसल जैसे ही मामला सामने आया, कुछ मीडिया संस्थानों ने केस को रिपोर्ट करना शुरू किया। केस की मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए धर्मस्थला मंदिर प्रशासन ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की। अदालत ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस केस की रिपोर्टिंग ना की जाए और पहले से प्रकाशित सामग्रियों को इंटरनेट और बाकी तमाम जगहों से हटा लिया जाए। इसके बाद मीडिया संस्थानों ने याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। फिर एसआईटी का गठन किया गया और अब जांच चल रही है। अगर आप धर्मस्थला केस को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।